नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री का पूरा एमसीक्यू कराऊंगा। जो मैंने पढ़ाया था ना, नेशनल आंदोलन, उसका पूरा देखो। मैंने पूरा कंप्लीट तो नहीं करा पाया था, लेकिन आप पढ़ सकते हो। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज से। इसका पूरा एमसीक्यू खत्म करेंगे, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। देखो, सबसे पहले जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो यह स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 1885 को हुआ था। किसने किया था? संस्थापक इसका कौन था? इसका संस्थापक था एओ हुम। एओ हुम एक एलियन ऑक्टेंट थे। एओ हुम, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका किसका संस्थापक था? एओ हुम। देखो, जब ये स्थापना हुआ था ना, तो उस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी जी बोले ठीक है, इसकी नाम आप भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम हटाकर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दीजिए। तो किनकी सुझाव पे? देखो, इनका सुझाव था किनका? दादा भाई नौरोजी का सुझाव था। ये दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव था कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के नाम बदलकर राष्ट्रीय कांग्रेस रख दीजिए, ठीक है। इसका आंसर दादा भाई नौरोजी होगा, ठीक है। देखो, आपको एक चीज समझना चाहिए, जब संस्थापक हुए तो उनका संस्थापक तो एओ हुम था, जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की स्थापना किया था। लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी। देखो, आपको लगता होगा कि क्या कांग्रेस की स्थापना क्यों जरूरी थी। तो कांग्रेस का उद्देश्य जो था ना, वो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर सुधारों की मांग करना था, ना कि आजादी लेना। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर सुधारों की मांग करना चाहते थे। मतलब क्योंकि अंग्रेज जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा अपने मनमानी करते थे हर चीज़ को। तो इनको कहना था कि नहीं, मनमानी आप मत कीजिए, आप इसको सुधार कीजिए, अधिक से अधिक आप इंडियंस को सहूलियत दीजिए। आज़ादी लेना इनका पहला मकसद नहीं था। लेकिन जब राजनीतिक जागरूकता फैला, भारत में शिक्षित वर्ग जुड़े इन राजनीतियों के साथ, ब्रिटिश सरकार को सुधार का सुझाव दिए, फिर हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ा, तो फिर आज़ादी की तरफ इन लोगों ने बढ़ लिया, ठीक है। देखो, कांग्रेस के आप देखोगे ना, तो 3 चरण हुए हैं, फेज ऑफ कांग्रेस। जब कांग्रेस मॉडर्न फेज में था, मतलब मॉडर्न फेज का मतलब होता है 1885 से 1905 के फेज में, आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो लोग थे ना, वो काफ़ी मतलब अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये लोग की सीधा मांग होती थी ना कि भारत को सरकारी नौकरी के स्थान पर विधान परिषद में सुधार, मतलब ये लोग सुधार की बात करते थे। लेकिन जब दौर आया 1905 से 1919 का, तो यहाँ बहुत सारी चीज चेंजिंग देखने को मिला। क्योंकि उस समय बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तीनों मिलाकर लाल बाल पाल और एक अरविंद घोष थे। इन लोगों ने पूरी नक्शा ही बदल दिया, ठीक है। समझ रहे हो। फिर गांधीयन फेज आए, तो उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में किए। फिर नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च 1930 में किए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किए। तो देखोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजिंग देखने को मिला है, ठीक है। तो इसके आंसर ए हो जाएगा। देखो, मैं डिटेल ही पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको काम मतलब टेंशन नहीं लेना है। देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत कथनों का चयन करें। तो असत कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। बिल्कुल, ये कहाँ था? ये बॉम्बे में था, मतलब अभी मुंबई में है। देखो, रियली में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को, तो पहला अधिवेशन पुणे में होना था। लेकिन क्या हुआ ना, उस समय पुणे में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हुई थी। किस चीज़ का ये प्लेग फैला हुआ था। तो वो कैंसिल करके बम्बई में
किया गया। और बम्बई में कहाँ, यहीं पे गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, फिर अगला है पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 78 थी, नहीं 78 नहीं थी, 72 थी। समझ रहे हो, 72 थी। पहले अधिवेशन में जो भाग लिए थे वो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो सभी वर्ग के लोग थे, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में स्वाधिक मुंबई से थे, बिल्कुल 38, ये भी सही है, 38 थे। सबसे ज्यादा मुंबई प्रांत से हैं भाग लिए थे, क्योंकि जो पहला अधिवेशन हुआ था ना वो कब हुआ था, 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था। कहाँ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बम्बई में है। कब, 28 दिसंबर 1885 को, जिस दिन उद्घाटन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो इसकी अध्यक्षता वही किए थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे। भारतीय कांग्रेस की स्थापना यहीं पे हुई और शुरुआत में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन के सुधार की मांग किए गए थे, और सबसे ज्यादा कहाँ से थे, तो बम्बई प्रांत से थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में ऐसे कौन व्यक्ति थे जो कांग्रेस का स्थापना का अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। देखो आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था ना, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग में शामिल नहीं थे, बहुत से लोग शामिल हुए थे। लेकिन समस्या ये थी ना, तो समस्या ये थी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ, उसमें लोग जब मतलब क्या बोलते हो, क्या बोलते हो ये, जब स्थापना हुआ तो उसमें जो लोग थे ना, तो बहुत आलोचना, मतलब कांग्रेस के पक्ष में भी कुछ लोग थे और इनके विपक्ष में भी कुछ लोग थे। मतलब उन लोगों का मानना था ना कि जब कांग्रेस की स्थापना हो ही चुका है, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि नहीं ये एक राजनीतिक अड्डा बनाया जाएगा, इसमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये सब थी। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं था। रियलिटी जो थी ना, वो डिमांड यही था कि लोगों को अधिक से अधिक इसमें जोड़ा जाए और एक नेशनल मूवमेंट को शुरुआत करके मतलब आज़ादी की तरफ बढ़ा जाए, ये बातें थी। ठीक है, यही बोला गया कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रोमेश चंद्र बदर। देखो इसमें आपको जो दिख रहा है ना, तो मैं इसको दिखाता हूँ हाँ, देखो इसमें जो दिख रहा है ना आपको, ये आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो थे ना, नहीं नहीं हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना में भाग नहीं लिए थे, कभी भी नहीं लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 3 को क्या हो जाएगा, बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे थे जो कभी भी कांग्रेस की स्थापना में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे आदमी थे जो कांग्रेस के, मतलब क्या बोला कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जो कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। और थे रही रहमत अब्दुल्ला, सॉरी अहमद खां, ऐसे एक मुस्लिम थे, वो भी शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो जो मैंने करा रहा हूँ ना, वो मैं पूरा डिटेल करा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस कथनों पर विचार करें, असत्य कथन पर चयन करें। देखो इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय सन 1886 में हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो, और यही जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी था ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी यही शुरू किए थे। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो था, ये यही ने शुरू किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इनका विलय 1886 में कर दिया गया था। सर सैयद खान ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी संबंध नहीं रहा, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मतलब बोल रहा है ना कि असत, असत तो कोई नहीं भाई, दोनों सत्य थे, तो इसका आंसर ना तो ए ना तो बी। ठीक है, मतलब
इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जब 1886 में 1886 में जब हुआ था, समझ रहे हो ना, 1886 में हुआ था, तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो उस समय ये इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को विलय करके कांग्रेस में कर दिया गया, ठीक है। एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आगे चले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का परीक्षण करें, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में गोविंद रनाल्डे और आर रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधारों के मुद्दों पर कांग्रेस को संबोधित किया था। बिल्कुल, जब प्रथम अधिवेशन हुआ ना 1972 में, बिल्कुल किए थे। क्या हुआ ना, जब प्रथम अधिवेशन हुआ, फर्स्ट अधिवेशन हुआ, तो इसमें यही हुआ था, जो मतलब पहला अधिवेशन में गोविंद रनाल्डे और मतलब गोविंद रनाल्डे ने सामाजिक सुधारों के मुद्दे पे संबोधित किया था। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ही किया था, समझ रहे हो ना। पहला अधिवेशन में पूरा डिटेल में इन्होंने सामाजिक सुधारों पे मांग किया था, ठीक है। समझ में आया? फिर अगला है, और इसमें देखो गोविंद रनाल्डे भी थे और रघुनाथ राव ने सामाजिक सुधारों के मुद्दों पर कांग्रेस के संबोधित किया था, ठीक है। फिर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस का सामाजिक सुधारों का प्रकोष्ठ था, बिल्कुल प्रकोष्ठ था, हाँ। देखो क्या हुआ था ना, देखो ऐसे समझो, जब स्थान चुना गया गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ था, मुंबई में था, और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी किए थे। तो क्या हुआ ना, इनमें इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी तरीका से हम क्या करें, मतलब एक राजनीतिक रूप देखें। तो इसी अधिवेशन में ये बातें हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 के आंसर हो जाएगा सी, दोनों आंसर सही होगा। समझ में आया? दोनों आंसर सही, 5 के सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग नेशनल इंडियन पढ़ना, तो देखो मैंने आपको बुक में पढ़ाया भी है, तो थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ के भी चलना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन 1887 में किया गया था? तो बिल्कुल देखो इसी के द्वारा किया गया था। कौन थे? जी रोनाल्डे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, दादा नहीं, सुरेंद्र नाथ नहीं, रोनाल्डे और रघुनाथ राव, यही किए थे, ठीक है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो था ना, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इसी का पार्ट था। देखो जब कांग्रेस की स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को, तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एक अलग पार्ट बनाया गया। बोला गया कि जो भी सोशल मुद्दे होंगे ना, खास करके धर्म से रिलेटेड, उनको हम यहीं सुलझाएंगे। तो इनको इनको इसी के साथ किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये किसने किए थे? एम जी रोनाल्डे और रघुनाथ राव ने किए थे। इनका स्थापना 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये किए थे मद्रास में,
ये भी ध्यान रखना, मद्रास में किए थे, मद्रास में किए थे, ठीक है। अब चेन्नई है, किसने किए थे, तो एमजी रेनाल्डे और रामाबाई के सहयोग से, यही थे रघुनाथ राव थे, ठीक है। और ये संस्था जो था ना, ये कांग्रेस से जुड़ी हुई संस्था थी, मतलब ऐसा नहीं कि ये पहले से कोई संस्था था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब दोनों अधिवेशन एक ही स्थान पर एक ही समय पर हुआ करते थे। जब भी ये कोई अधिवेशन होती थी ना, तो यही होता, मतलब नेशनल, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मुद्दा था वो था राजनीतिक सुधार और सब शासन की मांग करना, सेल्फ गवर्नमेंट या पूर्ण स्वराज की मांग करना। लेकिन जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस होती थी, वो समाज सुधार और सामाजिक जो कुरीतियां हो रही है ना समाज में, उनको दूर करना था। तो ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में किसने किए थे, एमजी रेनाल्डे और रघुनाथ राव ने किए थे, बिल्कुल। इनका मुख्य उद्देश्य यही था, जिसे आपको पता है ना, इनका देखो, नेशनल इंडियन कांग्रेस और जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस था, वो दो अलग अलग नहीं की था, संस्था एक ही था, मतलब दोनों का काम अलग था। मतलब जब भी कोई अधिवेशन होती थी ना, तो मान लो एक ही स्थान पे होती थी और दोनों का काम अलग अलग था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो राजनीतिक सुधार और स्वशासन की मांग करते थे। लेकिन जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस था, वो समाज सुधार और राजनीतिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाया करते थे, ठीक है। जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विधवा पूर्ण विवाह, ये सब का विरोध करते थे, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, महादेव गोविंद रेनाल्डे, ये सब, ठीक है। आगे जाके ये संगठन बहुत अच्छा काम किया। फिर ये बाद में 1895 में ये कांग्रेस से अलग होकर एक स्वतंत्र रूप में कार्य करने लगा था। बहुत सारी बातें हुई थी इसमें, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। देखो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनमें किसके विराधे में प्लेज मूवमेंट चलाया गया था। हाँ देखो, मतलब ना, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो किसके मतलब विरोध या विराध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया था। देखो प्लेज मूवमेंट जो होती थी ना, वो जनरली क्या होती थी, बाल विवाह, जो बाल विवाह होती है ना, बाल विवाह, प्लेज मूवमेंट, उसके लिए चलाया गया था, समझ रहे हो। बाल विवाह के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल विवाह। ये होगा बाल विवाह, मतलब ना बाल विवाह, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि नेशनल नेशनल सोशल नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किसके विरोध में प्लेग मूवमेंट चलाया गया था, तो ये बाल विवाह, बाल विवाह थे, प्लेग आंदोलन जिसको बोलते हैं। ये जो था ना, मतलब ये प्लेग मूवमेंट, मतलब यही चलाया गया था, ठीक है। जन आंदोलन जैसी बहुत सारे बातें थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल विवाह। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल के सदस्य के रूप में प्रवेश किया तथा डब्ल्यू एस कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का भी स्थापना किया था 1893 में। कौन थे ये, थे हमारे दादा भाई, दादा भाई नरोजी थे, दादा भाई नरोजी थे। क्योंकि देखो क्या हुआ था ना, कि दादा भाई नौरोजी थे, क्या हुआ था कि जब शिकागो का धर्म चल रहा था उस समय, तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम किया गया था उस समय। ये थे मतलब ना, देखो निम्नलिखित में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1893 में, 1893 नहीं, ये नहीं थे, सर विलियम वेडर, सॉरी ये नहीं थे, सर विलियम वेडरवर थे। निम्नलिखित में कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल के सदस्य के रूप में प्रवेश किया और डब्ल्यू ए स्कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किया। तो ये किए थे सर विलियम वेडरबर्ग।
देखो ये भी घटना आप देखोगे ना 1893 का, 1893 में हमारा ये 11 सितंबर 1893 का, आपको याद होगा शिकागो अमेरिका में पड़ता है। ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 1893 की घटना में अमेरिका का जो शहर था शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन किया गया था। इनका उद्देश्य था विश्व के जो भी सभी धर्मों के लोग हैं वो आए एक एक मंच पे और धार्मिक और एकता को बढ़ावा दें। और भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि थे ना वो स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने ही तो भाषण दिया था, सिस्टर एंड ब्रदर अमेरिकन करके पुकारा था। पूरे 2 मिनट तक तालियां बजी थी। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो ये भी घटना 1893 से ही जुड़ा हुआ है। 1893 से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? ये जो है ना ये घटना उस समय का है, शिकागो वाले जो याद करो हमारे स्वामी विवेकानंद जी गए थे। समझ रहे हो? हाँ, तो ये भी घटना उसी का था, तो इससे भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है बेल्वी आयोग। देखो बेल्वी जो आयोग था ना, आपको पता होगा बेल्वी आयोग आया था 1895 में। 1895 में आया था बेल्वी आयोग। बेल्वी आयोग में भारतीय लोग भी थे और क्या बोलते हो विदेशी लोग भी थे। और जनरली ये क्या था, जैसे इसमें ये बोला गया था ना कि कैसे हमारे देश के जो भी संपत्तियां हैं पैसे हैं वो बाहर ले जाया जा रहा है। मतलब जो भारत की धन है वो दूसरों देशों में जा रही है, खास करके इंग्लैंड में। इसी की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन गठित किया गया था। इसी को बेल्वी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके इसके अध्यक्ष की बात करेंगे ना तो इसमें सब कोई थे। दादा भाई नौरोजी भी थे, सर विल्ड्रम डब्ल्यू एस कैन भी थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। यही बोला गया कि रेलवे ये भारतीय धन के बहिर्गमन और भारत में होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक के व्यय की जांच करना था। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेलवे आयोग 1895 में आया था। कब आया था? 1895 में। 95 में इसका काम क्या था कि जो भी भारतीय धन है ना वो बहिर्गमन मतलब इंडिया से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है विदेश की तरफ, खासकर इंग्लैंड की तरफ। तो भारत में होने वाले ब्रिटिश जो भी औपनिक व्यय है ना उसकी जांच करने के लिए एक बेल्वी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि बेल्वी आयोग के निम्न में सदस्य में कौन भारतीय हितों के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे? तो देखो दादा भाई नौरोजी भी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, डब्ल्यू एस कैन भी थे और वेडरवन भी थे। देखो ये सब थे, डब्ल्यू एस कैन भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे और वेडरवन भी थे। ये टी आर बुक्कामैन नहीं थे, ये नहीं थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं थे। देखो क्या हुआ था ना, सबसे पहले तो देखो एक तो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किया गया था। देखो यहाँ पे इससे पहले देखो समझना, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ था ना कि एक इंडियन पार्लियामेंट्री की कमेटी की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1893 में। 1893 में सर विलियम बेडरल ने 1893 में किया था, जो लिबरल के सदस्य के रूप में थे। और भारत में जो भी राजनीतिक सुधार होंगे ना उनकी मांग के लिए हाउस ऑफ, देखो जी एक सेकेंड, हाँ देखो क्या हुआ था ना
क्या हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किया था। किसके द्वारा किया गया था, 1893 में किया गया था। किसके द्वारा, सर वेड्रवन के द्वारा, सर वेड्रवन के द्वारा। देखो इसके द्वारा। तो इसी के समय में एक बेल्वी आयोग का भी गठन किया गया था, जो भारतीय धन के बहिर्गमन, बहिर्गमन मतलब होता है कि भारत के धन को बाहर ले जाना, ठीक है। तो इसी के जांच के लिए एक रॉयल कमीशन गठित किया गया था, जिसे बेल्वी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो भारत के धन के जो भी बहिर्गमन है ना, इसके लिए तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि इसमें कौन कौन सदस्य थे। देखो दादा भाई नौरोजी भी थे इसमें, दादा भाई नौरोजी भी थे, W.S. कैन भी थे, वेडरवन भी थे, T.R. बुकानन नहीं थे। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है कि किसने यंग इंडिया, देखो यंग इंडिया के अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन का दिमाग का उपज कहा था। तो ये कहा थे बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात बोली थी, यंग इंडिया। देखो यंग इंडिया जो था ना, यंग इंडिया क्या था, यंग इंडिया जो था ये क्या था, यंग इंडिया एक पत्रिका था, समझ रहे हो। जो यंग इंडिया था ना, एक पत्रिका था, उसी में डफरिन को दिमाग का उपज कहा था। आप कहोगे डफरिन कौन था, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था ना, उस समय वो वाइसराय था, वाइसराय था। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी। 11 था ना, 11 का क्वेश्चन। हाँ रुको रुको, 11 का क्वेश्चन, 11 का क्वेश्चन लाल, 11 का जी, 11 का क्वेश्चन डी, यंग इंडिया ने अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन का दिमाग का उपज कहा था। डफरिन के दिमाग का उपज किसने कहा था। ओ हाँ हाँ, डफरिन के जो दिमाग का उपज है ना, वो लाला लाजपत राय ने कहा था। सॉरी जी, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने कहा। यही तो लाला लाजपत राय जो थे, जो जब साइमन कमीशन आया था ना भारत में, तो ये लाठी चार्ज में मारे गए थे। इसी के बचाव में, या इसी के करने में, पता है जो भगत सिंह, सुखदेव और क्या बोलते हो, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस के कारण, ये लाला लाजपत के कारण। तो जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया में अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन मतलब दिमाग का उपज कहा था। तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहे थे, लाला लाजपत राय जी ने कहे थे। देखो लाला लाजपत राय जी ने क्या किया था ना, कि जब, क्योंकि लाला लाजपत राय ने ये जो कांग्रेस का डफरिन है, डफरिन क्या था, डफरिन उस समय भारत के वाइसराय थे जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो लाला लाजपत राय के अनुसार उनको इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिन्हें ब्रिटेन का भारत साम्राज्य विनिष्ट हो जाएगा। इन्होंने ही यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग का उपज बताया था। बाद में आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य यही था कि राजनीति करने से ज्यादा जो ब्रिटिश साम्राज्य का आसान खतरा को बचाया जा सके, और कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से पहले ही पता चल गया था। ठीक है, तो इसका आंसर लाला लाजपत राय होगा। समझ में आ गया, बाल गंगाधर तिलक नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर चयन करें। सेफ्टी बॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में किया था। बिल्कुल, सेफ्टी जो बॉल का सिद्धांत था वो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में किया था। बिल्कुल सही बात है, यही किया था। फिर डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में कहा कि कांग्रेस के लोग पदे के भूखे हैं। समझ रहे हो, मतलब ये लोग है ना कि पदे के भूखे हैं। डफरिन ने
नहीं, डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में कहा ये पदों के भूखे हैं, नहीं, ये बात ये नहीं बोले थे। पदों के भूखे के बारे में पता है कौन बोला था? पदों के भूखे के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी कहे थे, ये डफरिन नहीं कहा था। ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बोला था बात। देखो कौन कौन क्या बोले थे समझ को। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था ना कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। फिर सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम जी थे, कांग्रेस आंदोलन में ना तो लोगों को प्रेरित किया और ना ही उनके द्वारा सोचा गया एक योजनाबद्ध है, इसने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त थे जो कहते कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। डफरिन, देखो ये जो डफरिन है ना, ये डफरिन क्या बोला था? डफरिन ने कहा था कि जनता की ये अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत सूक्ष्म है, ये कहा था डफरिन ने। करजन कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी इच्छा है कि मैं सफलतापूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये कहा था करजन ने। और बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे ना कि यदि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराओगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये भी बात सही है कि आप एक साल में एक बार कहोगे कि अंग्रेज यहाँ से भाग जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में ये नहीं कहा था, तो इसका सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल ए। ठीक है। सेफ्टी बॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित में लेख में कहा था। किसने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? बिल्कुल 3 दिन का तमाशा है, ये कहा था अश्विनी कुमार दंत ने कहे थे, अश्विनी कुमार दंत ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यही कहे थे कि कांग्रेस के पदों के भूखे हैं, देखो ये कहा था। ये जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी ये वाले बात बोले थे। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, और अश्विनी कुमार दत्त कहे थे कि 3 दिन का तमाशा है, 3 दिन का तमाशा। ठीक है। देखो ये जो सर सैयद अहमद खान है ना, ये पता है ये भी बोले थे, कहते कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही इसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये बात सर सैयद अहमद खान बोले थे। देखो ये करजन जो है ना, करजन पता है क्या बोला था? कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा होगी कि मैं इसे शांति पूर्वक मरने में मदद कर सकूंगा, ये बोला था करजन ने। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अश्विन कुमार दत्त ने क्या बोला था? कि ये सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। करजन ने क्या कहा था? कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी इच्छा है कि मैं सफलतापूर्वक इसे मरते देखूं। और सर सैयद अहमद को बोला था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उसके द्वारा सूचना बंद यूज किया गया। ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने कहा था? कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे हैं, ये कहा था किसने? पदों के भूखे हैं, ये कहा था, किसने कहा था? अरे भाई अभी तुम्हें बताया ना, कांग्रेस के जो लोग हैं ना वो पदों के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। करजन ने यही बोला था ना कि कांग्रेस मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा होगी कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। डफरिन, देखो डफरिन उस समय साला वायसराय था, ये वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था ना 28 दिसंबर 1885 को। तो उस समय ये कांग्रेस नहीं, भारत का वायसराय था डफरिन। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि उदारवादियों की कार्यकारिणी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो उदारवादी कैसे चला था? उदारवादी चला था 1885 से 1905 तक उदारवादियों का समय था। देखो उदारवादी जो लोग थे ना वो काफी पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, लॉयर थे, सब कोई थे और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे।
लेकिन इनकी जो मंशा था ना, ये कोई अहिंसा के सिद्धांत पे ये भी चलते थे। इन लोगों को कहना था कि ना कि अंग्रेज को मैं शांति पूर्वक एकदम माइंड से कूल करके मैं यहाँ से भगा दूंगा। लेकिन पता है उदारवादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, क्योंकि जनता से कनेक्ट नहीं हो पाया। तो ये बोला गया ना कि असत्य क्या है, कह रहा कि इसके द्वारा कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों से जनता को परिचित कराने हेतु समाचार पत्रों का प्रकाशन करवाते थे। बिल्कुल, ये मोस्टली ज्यादा से ज्यादा समाचार पत्रों का यूज करते थे। जो भी बैठकें होती थी, उन बैठकों का जो भी सूचना वगैरह होती थी वो समाचार पत्रों में ही प्रकाशित करवाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। अत्यंत नर्मदा पूर्वक प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की अपनी मांग रखते थे। बिल्कुल यही इनका मंशा था, बहुत कूल माइंड से। उदारवादियों की मांग को नजरअंदाज करते हुए 1887 में ब्रिटेन में भारत सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन सरकार द्वारा की गई थी। नहीं, ब्रिटेन सरकार द्वारा नहीं की गई थी, ये किया गया था पता है इसके द्वारा, अरे इसके द्वारा नहीं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये काम किया गया था, समझ रहे हो आप। दादा भाई जब नौरोजी थे ना, वो ये किए थे मतलब ये भारतीय सुधार समिति की स्थापना। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये आंसर गलत आप कह रहे हैं। उदारवादियों की मांग सरकार द्वारा वेल्बी आयोग की गठन करना था। बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। जो उदारवादियों की मांग को नजरअंदाज करते हुए 1887 में ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया ब्रिटेन सरकार द्वारा की गई थी। नहीं, ब्रिटेन सरकार द्वारा नहीं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखो उदारवादियों का जो कार्य प्रणाली था ना, तो बहुत ही मतलब मानो ना तो बहुत ही था। देखो उदारवादी जो लोग थे ना, वो कांग्रेस का अधिवेशन बुला बुला कर मतलब इन लोग का समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था, समाचार पत्रों में। और उदारवादी जो थे ना, वो अत्यंत नर्मता पूर्वक प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को मांग को परिचित करवाते थे। समझ रहे हो, मांग रखते थे। यही उदारवादी नेता जो अपनी मांग रखने के लिए ब्रिटेन में ये जो है ना, ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में, ये कब किया गया था, 1887 में किया गया। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर यही आगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया ना, इनको उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। और भी बहुत से लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी जो थे ना, वो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर प्रथम ईसाई जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज उल्ले थे। ठीक है, तो इसका आंसर ये। और देखो बेल्बी आयोग हमने अभी जस्ट बताया कि 1895 में लाया गया था। किसके लिए, जो भारत में भारतीय धन के जो बहिर्गमन हो रहा है ना, उसके लिए जांच के लिए लाया गया था। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसकी सचिव विलियम डिग्बी थे। बिल्कुल विलियम डिग्बी थे, बिल्कुल सही है कि 1889 में कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए क्यों किया गया था, ये कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में ही 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी थी, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी थी। और इसकी सचिव जो थे ना, वो थे सर विलियम डिग्बी थे। ठीक है, इसका मतलब इस संस्था ने लंदन में जो भी भारतीय मसला होगा, जो भी भारतीय प्रॉब्लम होगी, उनको अंग्रेज को वहां अवगत कराना था। और ये 1890 में देखो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने लंदन में 1890 में
इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, मतलब ना जब कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में जब ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी, तो इसका सचिव कौन थे? विलियम डिग्बी था। इसी संस्थान ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेज को अवगत कराने के लिए 1890 में इंडिया नामक पत्रिका, क्या इंडिया नामक पत्रिका का शुरू किया गया था। तो ये भी आंसर सही है। तो यहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण को उदारवादी कहा जाता है। ये 1885 से 1905 तक चला है। तो कह रहा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में दादा भाई नौरोजी ने धन के सिद्धांत दिया था। ये है आगे आगे क्या है, धन के सिद्धांत दिया था। दूसरा है दूसरा है कि रमेश चंद्र दत्त ने भारत में आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, और रोनाल्डे ने आधुनिक औद्योगिक विकास का महत्व पल दिया था। बिल्कुल, ये दोनों है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। 18 के 17 के डी हो जाएगा, 17 के डी बिल्कुल है। देखो 17 में डी में क्या बोला, ध्यान से समझो। देखो यही कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण हुआ था 1885 से 1905 में, तो उस समय आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस चरण में जो दादा भाई नौरोजी थे ना, दादा भाई जो नौरोजी थे, वो धन के निष्कासन सिद्धांत दिए थे, उसी समय दिए थे। और इन्होंने ही 1887 में भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। कौन? दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ये धन के निष्कासन सिद्धांत दिए थे। फिर इन्होंने ही हाँ, एक देखो ये क्या है, हाँ ये। और फिर जो रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। और जो रोनाल्डे ने आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व पे बल दिया था। जो रमेश दंत ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, और रोनाल्डे ने आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को बल दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी। करा निम्नलिखित में कौन उदारवादियों की मांग में शामिल नहीं था? सिविल सेवा का भारतीय कारण, कृषि बैंकों की स्थापना, स्व शासन उपनिवेश की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्थापना, बंगाल में रहकर क्षेत्रीय स्वदेशी आंदोलनों की स्वीकार करना। देखो इनकी मांग क्या था समझते हैं। देखो इन लोग की मांग समझते हैं। पहला मांग था ना कि प्रशासनिक और राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा जो है वो भारतीयकरण, और जो भी विधान सभाओं का विस्तार हो, और चुने हुए सदस्य सहभागिता मिले। ठीक है, तो सिविल सेवा के भारतीयकरण बिल्कुल नहीं था ये, तो ये तो था, ये था। दूसरा था ना कि न्यायिक अधिकारों को जो अधिकार हो वो पृथक किया जाए। फिर था राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग की सुविधा को बढ़ाने के लिए सिंचाई योजना और कृषि बैंकों की स्थापना की मांग किया गया था। ये भी सही है। फिर स्वायत्तता उपनिवेश के तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्थापना नहीं, बंगाल के बाहर स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति। यस, जो ऑस्ट्रेलिया और जैसे कनाडा जैसे उपनिवेश के तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, हाँ ये सही है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्व शासन का पेश किया जाना, ये था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नहीं था, बंगाल के बाहर नहीं, ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, मतलब जो उदारवादी थे ना, उदारवादी का युग कब चला? 1885 के जब कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1905 से इस युग में चला। कौन उदारवादी? सिविल सेवा की मांग का कारण बना, सिविल सेवा के भारतीय कारण बना। कृषि बैंकों की स्थापना किया गया, बिल्कुल किया गया। सिविल सेवा
का भारतीय कारण था। कृषि बैंकों की स्थापना की गई। फिर स्वशित उपनिवेश के तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्थापना किया गया। बंगाल से बाहर के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन नहीं, ये नहीं, ठीक है। देखो इन लोग का क्या मांग था, थोड़ा सा हम देखा, सुन लो मेरी बात। देखो उदारवादी लोग की बहुत सिंपल मांग था, कह रहा था ना कि प्रशासनिक और राजनीतिक मांग में सिविल जो सेवा होंगे उनकी भागी जो भी भागीकरण होगा भारतीयकरण होना चाहिए, मतलब भारतीय होना चाहिए। और विधान सभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग किया गया था, ठीक है। फिर न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी ये क्या बोलते हो अधिकारों को पृथक किया जाए। और फिर राज्य की ओर से जो कल्याणकारी मार्गों जो कार्यों की मांग है, प्राथमिक शिक्षा प्रसार तथा तकनीकी उच्च शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के लिए मांग, सिंचाई योजना और कृषि बैंकों की भी स्थापना की मांग किया जाए। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वायत्त उपनिवेश के तर्ज पर जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्व शासन का दावा पेश किया गया और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग की गई। तो ये सब था, ठीक है। देखो अगला है कि किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। देखो डफरिन जो था ना, डफरिन कहा था दिमाग का उपज है, कर्जन कहा था मैं मरने नहीं दूंगा। मिंटो चिम, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। ये राष्ट्रद्रोहियों का संस्था है, तो ये कहा था डफरिन ने। ये डफरिन का ही स्टेटमेंट था। डफरिन जो था ना, डफरिन वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। और किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था, तो ये डफरिन ही था, ठीक है। डफरिन, ठीक है, डफरिन। और डफरिन ही कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था ना उस समय ये वायसराय था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। कर्जन जो है ना, कर्जन पता है क्या बोला था कि कांग्रेस ने अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए एक सबसे बड़ी इच्छा है कि उससे शांति पूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये कर्जन ने कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है कि औपनिवेशिक काल में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब पारित किया गया था। ये किया गया था 1904 में। देखो ये जो था ना ऑफिस, देखो क्या हुआ था ना, सुनो एक चीज समझो कि जब हमारा देश उस समय मतलब जब अंग्रेज गुलामी की जंजीरों में थे तो जनता को भड़काने के लिए बहुत सारे नीतियां लाते थे। जैसे में एक नीति और पहले आया था 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसने लाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लाया था, लिटन ने। तो जो भी लोकल लैंग्वेज के मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोकल लैंग्वेज के जो भी क्या बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज जो भी न्यूज़पेपर होंगे ना उनको प्रतिबंध कर दिया गया था। फिर पता है विश्वविद्यालय अधिनियम आया। विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या बोला गया कि जो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो और जो मतलब जो लोकल शिक्षा है उसको खत्म करो, ये था विश्वविद्यालय अधिनियम। फिर इंडियन 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 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लाया गया था कि जो भी गुप्त डॉक्यूमेंट है ना उनको रखा जाए, अंग्रेज छुपा के। और फिर पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, समझ रहे हो ना। देखो 1878 में क्या हुआ था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया लॉर्ड लिटन के द्वारा। फिर विश्वविद्यालय अधिनियम इसी की दिन आया और इंडियन ऑफिशियल एक्ट भी इसी समय आया था। और 1925 में बंगाल विभाजन हुआ। तो इस तरह से देखोगे ना तो काफी खतरनाक खतरनाक इन लोग काम करते थे अंग्रेज लोग। तो इसीलिए जनता पूरा भड़क जाती थी, पर जनता के पास उतना पावर ही नहीं था कि भड़के हुए एनर्जी को एक सही दिशा दें, समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1904 में ये आया था। देखो 1878 में क्या आया था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब, कौन लाया था, ये लाया था लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन ने लाया था, ठीक है। कर औपनिवेशिक काल में विभिन्न वैश्विक घटनाओं के फलस्वरूप भारतीय युवाओं के मन में यूरोपीय अराजकता मिथक खंडन हुआ, जिनमें शामिल क्या थे, 1895 से 96 में इटली का इथोपिया द्वारा पराजित होना, बिल्कुल बिल्कुल।
देखो जब जब औपनिवेशिक काल खत्म हुआ और उग्र चला, उग्र उग्र वाले मतलब राष्ट्रीय द्वितीय चरण जिसको उग्रवादी चरण कहा जाता है, तो उस समय भी बहुत सारे घटनाएं हो रही थी। जैसे 1895-96 में इटली का इथोपिया पर पराजित हुआ, फिर 1904-05 में जापान द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया। सोच रहे हो, सारे यूरोपियन कंट्री को एक एशियन कंट्री कर रहा है। तो जो यहाँ के लोग थे ना, भारतीय लोग जो थे, इनको लग रहा था कि सोचो तो इतना शक्तिशाली शक्तिशाली देश है जिसको क्या कर रहा है, खत्म मतलब हराया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं अंग्रेज को। तो एक अलग तरीका का ऊर्जा वहां पे क्रिएट हुआ था उस समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्योंकि उस समय क्या हुआ था ना, जब उग्रवादी चला था मतलब जब उग्रवादी चला था तो उसमें ऐसा नहीं, भयंकर से भयंकर तत्कालिक घटनाएं घटी थी। जैसे इटली का इथोपिया को पराजित किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था 1895-96 में। फिर उसी द्वारा जापान रूस को पराजित कर दिया था। फिर आयरलैंड, तुर्की, चीन में सब जनवादी आंदोलन हुआ था। तो इनमें भारतीय लोग थे। तो देख रहे थे साला, हम बैठल बैठल यहाँ गुलामी खट रहे हैं और वहाँ लोग सब आजाद हो रहे हैं। तो जो भारतीय थे ना युवाएं, वो मन में उनको थोड़ी सी अंग्रेज के प्रति मिथक जो था ना वो टूट गया। अरे इन लोग भी भगा सकते हैं अगर सही तरीका से प्लान बनाया जाए तब। समझ रहे हो। फिर है निम्नलिखित में किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी। बंगाल का राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई थी। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया था। तो ये बनाए थे, कौन बनाया था, ये बनाया था रास बिहारी घोष, गुरु रामदास बनर्जी, सुरेंद्र नाथ, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये बनाए थे गुरुदास बनर्जी ने बनाए थे। गुरुदास बनर्जी ये क्या बनाए थे, बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी। ठीक है, बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना इन्होंने ही किया था। समझ रहे हो आप। किसने किया था, किसने 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 गुरुदास बनर्जी ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर अगला क्वेश्चन है कि डीएवी आंदोलन के संबंध औपनिवेशिक युग के दौरान किस राज्य से है। तो देखो ये राज्य है हमारा बंगाल में ही ये घटना घटी थी। ये है बंगाल। समझ रहे हो, बंगाल में ये घटनाएं, सॉरी पंजाब में हुआ था। पंजाब में, बंगाल नहीं, पंजाब में हुआ था। जो डीएवी आंदोलन का संबंध औपनिवेशिक युग किस दौरान हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। पंजाब में, समझ रहे हो। ये हुआ था पंजाब में। तो देखो क्या हुआ ना, देखो यहाँ पे आंदोलन को अगर हम प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे बातें हुई। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत जो सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया। फिर सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय परिषद बनाई। इस समय बंगाल का डीएवी आंदोलन तेजी से फैला, बहुत तेजी से फैला। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कि पंजाब में ये घटनाएं घटी थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन करें। कह रहा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। नहीं, लागू हुआ था। घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को नहीं हुआ था, उस समय लागू ही कर दिया गया था। 7 अगस्त 1900 मतलब 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरीका से लागू कर दिया गया था। तो ये तो गलत है। मतलब ना घोषणा पता है जब बंगाल का हुआ ना तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। घोषणा जो हुआ वो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। ठीक है,
तो ये गलत है। कह रहा बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर था, नहीं, बंगाल के गवर्नर नहीं था, कर्जन था गवर्नर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बंगाल के समय बंगाल का जो गवर्नर था ये था नहीं, ये नहीं था। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो, हाँ हाँ, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रू फ्रेजर, तो ये सही है। हाँ, जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो बंगाल के समय में गवर्नर एंड्रू फ्रेजर था, बिल्कुल सही है। ठीक है, पश्चिमी पश्चिमी बंगाल मुस्लिम और बहुल और पूर्वी हिंदू था, बिल्कुल, हाँ यही था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है ना, ये सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। किसका? 24 का देखो, 24 का अगर आप देखते हो आंसर, नहीं नहीं नहीं, 24 का सिर्फ 2 होगा, 2। देखो कैसे हम जानते हैं, देखो देखो सबसे पहले सुनो, बंगाल विभाजन की बात करते हैं। देखो देखो बंगाल विभाजन कब हुआ, मतलब बंगाल विभाजन जनरली 1905 में हुआ। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल जो था ना, वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था, ये 1899 से 1905 था, 1905 था, 1905 था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद उच्चतम बिंदु पर थे इस समय, मतलब बहुत अच्छे से सब चीज चल रहा था। इसी में जानते हो ना, ये क्या किया ना, बोला ना कि मैं प्रशासनिक कार्यों के लिए, मैं सही से प्रशासन नहीं चल पा रहा है, इसके कार्य के लिए बंगाल विभाजन रहा, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक बहुत बड़ा मानवता प्रहार था। जो उस समय बंगाल के जो तत्कालिक प्रेसिडेंसी था ना, उसमें आप देखोगे तो बिहार उसी में था, बंगाल भी था, उड़ीसा भी था, बंगाल बिहार उड़ीसा उसी में शामिल था। तो अंग्रेज ने क्या किया ना, बंगाल को विभाजन कर दिया, बांट दिया 2 पार्ट में। और उन्होंने कारण क्या बताया कि प्रशासनिक असुविधा है, मतलब हम सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा था ना। लेकिन वास्तविक कारण उन्होंने क्या बताया कि धार्मिक के आधार पे, मतलब धर्म के आधार पे हम, पश्चिमी बंगाल हिंदू था, हिंदू उल्टा देखो लिखा गया, जो पश्चिमी था ना, पश्चिमी बंगाल, देखो ये जो पश्चिमी बंगाल था, ये मुस्लिम नहीं था, ये हिंदू था, हिंदू, हिंदू था। और जो पूर्वी बंगाल था ना, वो मुस्लिम था, जो अभी बांग्लादेश देखते हो, बांग्लादेश जो है ना, वही है पूर्वी बंगाल, तो हिंदू नहीं था ये, मुस्लिम आबादी था, तो ये गलत है ना। और उस समय क्या हुआ ना, जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन जो थे ना, कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन का दुर्लभ बताया, कहा कि मैं मुस्लिम संप्रदाय को उभारना चाहता था, इसका मकसद ही था कि मैं मुस्लिम लोगों को आगे से आगे बढ़ाऊं। और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा कर दिया गया। 16 अक्टूबर नहीं, यहाँ पे लिख दो 19 जुलाई, यहाँ पे हुआ था 19 जुलाई, 19 जुलाई, 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया कि बंगाल को विभाजन किया जाएगा। इसी के उपरांत में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक संपन्न बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और तथा बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किया गया। ठीक है, और देखो ये जो 16 अक्टूबर डेट देख रहे हो ना, 16 अक्टूबर 1905, इस समय पूरे बंगाल में प्रभावी हो गया, मतलब लागू कर दिया गया। और पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम प्रांत था, मतलब मुस्लिम आबादी था, और पश्चिमी जो था वो हिंदू था, वो बट गया। तो इस तरह से देखोगे ना, तो उस समय राजाशाही, चटगांव, बहुत सारे एरिया थे, ढाका, ये सब अलग अलग हो गए। और इधर में देखोगे तो बिहार उड़ीसा एक साथ थे, वो एक साथ हो गए, और बिहार बंगाल अलग हो गया। तो एक तरफ देखोगे ना, तो काफी खतरनाक स्थिति हो गया था। ठीक है, इसी के प्रांत में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में एक शोक दिवस मनाया गया। इसके उपवास में वंदे मातरम, देशभक्ति गीत, राखी आपस में बांटे गए। इसी समय कांग्रेस ने 1905 में एक बनारस अधिवेशन किया था, इसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में एक स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। उस समय पता, बंगाल जब विभाजन हो रहा था, तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रू, सर एंड्रू। तो ये आंसर सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर सिर्फ 2 होगा।
यहाँ तक रहने देते हैं, कितना देते हैं देखो। फिर अगला है कि बंगाल विभाजन को दो भागों में बांटा गया, जो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल कहे गए। कर्जन ने पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाया था? ढाका बनाया था, ढाका। कहाँ बनाया था? ढाका। जो जब जब मान जब क्या हुआ ना कि जब 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरीका से बंगाल विभाजन करके लागू कर दिया गया, मतलब पूरी तरीका से प्रभावी हो गया, मतलब एक्टिव हो गया, तो जो पूर्वी पूर्वी बंगाल था और पश्चिमी बंगाल था, पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम आबादी था और पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदू आबादी था। तो पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजाशाही चट्टगांव था और ढाका आदि सम्मिलित थे। और दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा और बिहार को शामिल किया गया। और कर्जन ने ढाका को ही मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया। ठीक है, इसकी राजधानी ढाका बनाया था। समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ढाका। ठीक है।